बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ज़मीनी मामलात के मुतालिक डिटेल से बताया था कि फ़र्द क्या होता है ज़मीन का, खेवट क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है। तो बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछा कि आप काइंडली ये भी बताएं कि ज़मीन का इंतकाल क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, ट्रांसफ़र लेटर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ज़मीन या प्लॉट ख़रीदते वक्त किन ज़रूरी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता और अल्लाह ना करे उनके साथ फ़्रॉड भी हो जाता है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपने ज़मीन ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं या हाउसिंग सोसाइटी से हट के प्लॉट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी शहर में छोटी सी जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं या किसी गांव में। तो इसकी दो इकसाम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मिसाल के तौर पे बैरिया, DHA, अल रहमान हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ आजकल हैं वजूद में। तो सबसे पहले इनका ज़िक्र कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं, आया वो हाउसिंग सोसाइटी मुतलका शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आप रावी हाउसिंग सोसाइटी जो कि लाहौर में वाक़ है, उसमें आप कोई प्लाट ख़रीदने का इरादा रखते हैं, तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि ये रावी हाउसिंग सोसाइटी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जिस डीलर के थ्रू प्लाट ले रहे हैं उसको कहें कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए, NOC दिखाए कि जिसके तहत ये हाउसिंग सोसाइटी मंजूर हुई है। और दूसरा ये है कि आपने उस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में किसी बंदे को कह दें या उसमें ख़ुद कॉल करके पूछें जिस सोसाइटी में आप प्लॉट ख़रीदने का इरादा रखते हैं, आया ये रजिस्टर्ड है उनके पास या नहीं। तो सबसे पहले तो ये आपने इंश्योर कर लेना है। उसके बाद मिसाल के तौर पे उस हाउसिंग सोसाइटी की जगह है 100 कनाल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ज़ाहिर है बड़ी होती हैं हाउसिंग सोसाइटी। तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है उस हाउसिंग सोसाइटी का मिसाल के तौर पे 100 में से 200 कनाल जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मुतलका शहर की होती है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी या सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस शहर में वो हाउसिंग सोसाइटी वाक़ है, उसमें से 20% उसका उसने मॉर्टेज के तौर पे रखा होता है, गारंटी के तौर पे। 100 में से 15 कनाल फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपने पास गारंटी के तौर पे रखा है कि अगर ये हाउसिंग सोसाइटी बिजली देती है तो 2 कनाल उसको रिलीज़ कर दिया, 15 में से 2 कनाल भी बेचने की इजाज़त दे दी। और अगर सीवरेज का निज़ाम देती है तो 3 कनाल मज़ीद दे दिया। इसी तरह पुख्ता सड़कें देती है वो कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी, तो 5 कनाल मज़ीद रिलीज़ कर दिया। तो आपने देखना है जिस जगह आप प्लाट ले रहे हैं, आया वो हाउसिंग सोसाइटी का वो हिस्सा मॉर्टेज के तौर पे तो नहीं है डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, ये भी आपने इंश्योर करना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि उस हाउसिंग सोसाइटी का कोई स्टे तो नहीं है अदालत में। तो ये चीज़ भी आपको मुतलका शहर के डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस से पता चलेगा। मैं मज़ीद एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि अगर आप मिसाल के तौर पर रावलपिंडी की किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेने का इरादा रखते हैं तो आपको रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ऑफिस जो है वहाँ से ये मालूमात मिल सकती है क्या है ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, और इस पर कोई केस तो नहीं है, स्टे तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने एक और चीज़ की यकीन दहानी करनी है कि आया ये जो प्लॉट आपको बेचा जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी में, वो डीलर ने कोई डुप्लिकेट फ़ाइल तो नहीं बनाई हुई। ये चीज़ें भी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपने ये करना है जो लीगल स्टेप है। कुछ लोग ये करते हैं कि सिंपल सादा से स्टाम्प पेपर पे इसको मुआहदे को तय कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को ना करें। कुछ पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री का ये मतलब है कि आपका जो प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड आ जाता है। आप उस डीलर के साथ उस ज़मीन का जिस प्लाट को आप ख़रीद रहे हैं उसका फ़र्द होगा, जो डीलर आपको बेच रहा है वो फ़र्द CNIC की कापी लेके आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे। वहाँ पे ई स्टैम्प पेपर वो देंगे आपको, या आपको बैंक ऑफ पंजाब से भी मिल जाएगा ई स्टैम्प पेपर।
वो उसकी कुछ फ़ीस होती है 1000-2000 फ़ीस जमा कराने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेवेन्यू ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस मुतलका तहसीलदार ऑफिस में जमा कराएंगे तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर उस लैंड की रजिस्ट्री मिल जाएगी जो आपके पास सबूत के तौर पर होगी और कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। ये आपके पास आपका एक महफूज डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उस वो लैंड जो है वो आपकी मलकियत हो जाएगी। तो ये तो था प्रोसेस इस चीज़ का कि अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी या किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लिया हो। अब मैं बताता हूँ, आपने अगर ज़रूरी ज़मीन या हाउसिंग सोसाइटी से हट के प्लॉट या जगह ली हो तो उसका क्या प्रोसीजर है कि आप उसको किस तरह अपने नाम करवा सकते हैं और उस पर आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी का प्रोसीजर थोड़ा पेचीदा होता है। तो ज़रूरी ज़मीन या किसी शहर में वैसे छोटा सा प्लाट या गांव में लेते हुए आपने दो चीज़ें इंश्योर करनी है। सबसे पहले तो आपने जिस शख्स से ज़मीन ले रहे हैं उसे उस ज़मीन का फ़र्द लेना है। फ़र्द में उस ज़मीन की डिटेल हुई होगी कि ये इतना रकबे पे इतनी ज़मीन है शख्स की, और वो जो आपको बेच रहा है वो हिस्सा भी उस पर मेंशन होगा। तो उसके बाद आपने उस शख्स के साथ उस फ़र्द को लेके आपने रेवेन्यू ऑफिस तहसीलदार ऑफिस में जाना है मुतलका शहर के, और CNAC की कापी साथ होगी और वो फ़र्द होगा। वहाँ से आपने वेरीफाई करना है कि आया वाकई ये ज़मीन उस शख्स के नाम पे है जो आपको बेच रहा है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए और आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। तो वो आपको ई स्टैम्प पेपर देंगे जो कि आपने बैंक ऑफ पंजाब से भी हासिल कर सकते हैं अगर आप पंजाब के हैं। इसी तरह आप कराची के हैं तो कराची का अलग प्रोसीजर है, हर सूबे का अलग है। तो वो आपने ई स्टैम्प पेपर की फ़ीस जो है वो मुतलका बैंक में जमा करानी है। मुख्तलिफ़ फ़ीस होती है 2000 से लेके 4000 या 5000 के दरमियान। तो ई स्टैम्प फ़ीस जमा कराने के बाद फ़र्द की कापी और शनाख्ती कार्ड की कापी आपने मुतलका तहसीलदार ऑफिस में जमा करानी है, और वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस जो ज़मीन आपने ख़रीदी है उसकी रजिस्ट्री दे देगा। रजिस्ट्री का मतलब ये है कि आपका जो जगह आपने ख़रीदी है उसका प्रॉपर कंप्यूटर में इंदराज हो चुका है और उसमें तहसीलदार के साइन होते हैं और एक नंबर आपको अलॉट होता है, तो वो आपके पास एक महफूज डॉक्यूमेंट के तौर पे महफूज रहता है। तो ये था प्रोसेस ज़रूरी ज़मीन या कोई और प्लाट वगैरह आप हाउसिंग सोसाइटी से हट के अगर लें। ट्रांसफ़र लेटर और अलॉटमेंट लेटर रजिस्ट्री की एक अक़साम है, और जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र लेटर या उस ज़मीन का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। तो आप अभी आपको बताता हूँ कि इंतकाल क्या होता है, इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है। तो इंतकाल की दो अक़साम है, एक विरासती इंतकाल होता है और एक वो इंतकाल होता है कि आप किसी से ज़मीन लेते हैं, ज़रूरी ज़मीन बड़े पैमाने पे या कोई मकान वगैरह या कोई प्लाट वसी प्लाट, तो आप उस शख्स से रजिस्ट्री के अलावा इंतकाल भी करवाते हैं तो ये मज़ीद आपके लिए अच्छा हो जाता है। विरासती इंतकाल वो होता है कि जो आपके आबा व अजदाद से चला आया होता है, अगर वो ज़मीन फ़रोख्त नहीं होती तो ऑटोमेटिकली सब बहन भाइयों के नाम पे आ जाती है उसकी मलकियत। दूसरा होता है वैसे जनरल ज़मीन का इंतकाल। कोई ज़मीन अगर आप बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो आप इंश्योर करना चाहते हैं कि वो मलकियत आपके नाम पे आ जाए, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे आ जाए। वैसे तो रजिस्ट्री भी इनफ होती है, मतलब रजिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन इंतकाल एक रजिस्ट्री की एडवांस किस्म आप कह लें। और वो उस सूरत में लाजमी होता है कि अगर आपको कोई शुबा हो कि फ्यूचर में आपका कोई इस पे कोर्ट केस हो सकता है या इस तरह, तो वो होता है ज़मीन का इंतकाल। याद रहे कि इंतकाल की कोई फ़िज़िकल हैसियत नहीं है, कोई फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट नहीं है इंतकाल का। ज़मीन का इंतकाल एक सिर्फ टर्म है, उसकी अगर आपको कापी चाहिए तो वो फ़र्द होता है, फ़र्द मलकियत जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी की तफसील चाहिए तो आप पटवारी को जाके अपने खसरा नंबर खेवट नंबर देंगे, या आपके पास कोई कापी पुरानी पड़ी है तो आपको वो देंगे, और आप उसे कहेंगे कि इसकी फ़र्द मलकियत दें। वो आपको एक फ़र्द बना देगा जिसकी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 300 से 500 फ़ीस होती है। तो होपफुली आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो ये सारा प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और मज़ीद आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो कि क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें।